very good afternoon to all of you. Good afternoon रौनक, कृष्णा, प्रिया, उमेश, स्वीटी, everybody. आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर. 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और यहाँ हम एक्चुअली किंगडम्स को पढ़ना शुरू करेंगे. तो सुंदर सी हेडिंग डालो और आशीर्वाद लो और बोलो एक बार बायोलॉजी भैया की जय. बोलिए, लिखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की हेडिंग. उमेश और संचिता रोज नारा लगाते हैं, आप फिक्र मत करो, आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिलेगा. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना, और बायोलॉजिकल मतलब लिविंग को ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना. हम जानते हैं, हमने किंगडम, फाइलम, वो सारी कैटेगरीज पढ़ी है, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने पढ़ी है. अब हम ये भी जानते हैं कि क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर होता है. यहाँ हम बेसिकली किंगडम लेवल के क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले लिखिएगा इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब. ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनसीईआरटी कितने लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं? समरी कितनों ने पढ़ी लिविंग वर्ल्ड की? जिसने नहीं पढ़ी पढ़िएगा. आपको बोला है मैंने, आदत बनाओ लेक्चर के साथ साथ उतनी एनसीईआरटी पढ़ना. एक 2 लाइंस आएंगी मुश्किल से, हैबिट बनाइए. ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. दीपेंद्र, वो फैन भी कम करना. ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, कि जब हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो हम सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं. ये किचन का सामान, ये वॉशरूम का सामान, ये स्टेशनरी का सामान, ये बैल्कनी का सामान, ये बेडरूम का सामान. ये मतलब है इसका. चलिए अब देखो, समझो, पहले समझो फिर बताऊंगी. जब से सभ्यता शुरू हुई, सिविलाइजेशन शुरू हुआ, तब से कोशिश की जा रही थी क्लासिफिकेशन करने की ऑर्गेनिजम्स को, पर वो सब अनसाइंटिफिक तरीके थे, अवैज्ञानिक तरीके थे. पहले रोटी, कपड़ा और मकान यानी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के आधार पर चीजों को वर्गीकृत किया जाता था. भाई कोई चीज खाने के काम आ रही है उसे एक ग्रुप में डाल दिया, पहनने के काम आ रही है एक में डाल दिया, और घर बनाने के काम आ रही है तो तीसरे में डाल दिया. पहली बार जिन्होंने साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन की शुरुआत की वो थे एरिस्टोटल. क्या नाम था? एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए हैं. इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, बायोलॉजी में बॉटनी आता है कि जूलॉजी? दोनों. अरे बॉटनी मतलब पेड़ों की स्टडी, जूलॉजी मतलब जानवरों की स्टडी, दोनों आते हैं. यानी टोटल सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी. टोटल यानी एरिस्टोटल किसके फादर है? बायोलॉजी के. टोटल सब्जेक्ट के फादर है एरिस्टोटल. बॉटनी के फादर का नाम याद कराती हूं. फादर ऑफ बॉटनी लिखो, फादर ऑफ बॉटनी. देखो, बॉटनी मतलब पेड़. जब मैं पेड़ बोलूंगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पेड़ ही पेड़ कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट में, जंगल में, फॉरेस्ट में. इनका नाम है थियोफॉरेस्ट यानी थियोफ्रेस्टस. थियोफ्रेस्टस. फ्रेस्टस फॉरेस्ट जैसा लग रहा है, ब्रैकेट में लिख लेना, ये टिप है. फॉरेस्ट, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफॉरेस्टस ऐसा लग रहा है नाम. तो ये फादर ऑफ बॉटनी है. अब बॉटनी हो गया, बायोलॉजी हो गया, क्या बचा? जूलॉजी. तो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के कॉमन फादर है. अभी नाम बताया, एरिस्टोटल. लिख लेना, टोटल बायोलॉजी के ये फादर है. तो फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है. एरिस्टोटल ने पहली बार ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की. उन्होंने 2 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया, एक प्लांट बनाया और एक जानवर बनाया. हालांकि वो क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल था, वो सिंपल कैरेक्टर के बेस पे किया. जैसे उन्होंने कहा कि पेड़ों में जिनमें भी सेल वॉल है वो सब पेड़ में डाल दिए, जिनमें सेल वॉल नहीं है जानवरों में डाल दिया. और पेड़ों में उन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए, हर्ब, श्रब और ट्रीज. छोटा पौधा, बड़ी झाड़ी और सबसे बड़ा पेड़. जानवरों में 2 ग्रुप बना दिए, लाल खून और ना लाल खून. जिनमें लाल खून है, रेड ब्लड है, उन्हें बोल दिया ई नाइमा, और जिनमें नहीं है, एब्सेंट है, उन्हें ए नाइमा.
उस हिसाब से तो केचुआ, अर्थवर्म में भी लाल खून होता है और इंसान में भी लाल खून होता है, तो केचुआ और इंसान एक ग्रुप में थोड़ी आ सकते हैं। केचुआ तो एनेलिडा फाइलम है, उसके बाद तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा में भी मछली, वर्टिब्रेटा, पता नहीं क्या क्या करके फिर मैमल, और मैमल में भी जाके इंसान। तो ये साइंटिफिक था, पहली बार कोशिश की गई थी, हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं था। लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे आप केवल ए नाइमा, ई नाइमा या पेड़ों को हर्ब, श्रब, ट्री ऐसे नहीं क्लासिफाई कर सकते। तो ऐसे करके जरूरत पड़ी और किंगडम्स बनाने की। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, ऐसा लिख लो, सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। डॉन की स्पेलिंग सही लिखना, DON, डॉन मत लिख देना, अरे दीवानो मुझे पहचानो, वो नहीं है ये। डॉन, डॉन मतलब जो सूरज उगता है, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब से ही कोशिश की जा रही है। अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज, क्या लिखूं, साइंटिफिक या नॉट साइंटिफिक? नॉट साइंटिफिक, वाज नॉट साइंटिफिक। तब साइंटिफिक नहीं था, वैज्ञानिक आधार नहीं था। नॉट साइंटिफिक बट ऐसा लिख लो, नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ऐसा लिख लो, बट ऑन द बेसिस ऑफ नीड फॉर रोटी कपड़ा मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, रोटी क्या करना है, रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब आपको गुची के कपड़े चाहिए, आपको 5 मंजिला घर चाहिए और 5 स्टार में खाना चाहिए, आपकी जरूरत है बढ़ गई। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, लिखिए, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है, एरिस्टोटल, ब्रैकेट में लिखो ग्रीक, ये ग्रीस के थे, ग्रीक, कॉमा, आर्टिफिशियल सिस्टम, अभी समझाऊंगी, आर्टिफिशियल सिस्टम अभी सिर्फ लिख दो, आर्टिफिशियल सिस्टम, ब्रैकेट क्लोज, इसमें लिखो, इन्हीं के बारे में चल रहा है, इसी पॉइंट में। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो अब पॉइंट लगा के लिख लो, used simple morphological characters, बस दिखाई दे रहे हैं बाहर से, पौधा, झाड़ी या पेड़, simple morphological characters to classify plants into, बोलो क्या लिखूं, plants into herb, shrub and trees, लिखिए herb, shrub and trees। हर्ब मतलब छोटा पौधा, थोड़ी बड़ी हाइट है तो श्रब हो गया, जैसे गुलाब की झाड़ी होती है, और बड़े बड़े लकड़ी वाले पेड़ हो गए। नेक्स्ट, जानवर कैसे किए, ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, 1 और 2 का डैश करके लिख लो, डैश, इनाइमा, ब्रैकेट में लिखना रेड ब्लड, इनाइमा रेड ब्लड एंड एनाइमा ब्लड नॉट रेड। याद रखने का तरीका, ए मींस एब्सेंट होता है, अपन को किसी चीज के आगे ए लगा देते हैं तो एब्सेंट हो जाता है ना, तो जिनमें लाल खून नहीं है वो एनाइमा, जिनमें है वो इनाइमा। मुझे बताइए, एक प्राकृतिक फूल ज्यादा अच्छा होता है या आर्टिफिशियल? प्राकृतिक, नेचुरल। इसी तरह मुझे बताओ, अगर एक ही कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वो ज्यादा अच्छा होता है कि ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर करके ग्रुप्स बनाओगे? ज्यादा को। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिए एक कैरेक्टर चूज कर रहे हैं या बहुत सारे? एक। तो ये अच्छा सिस्टम है या बेकार सिस्टम है? बेकार। यानी आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिस्टम तब कहते हैं जब इक्के दुक्के कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफिकेशन हो। जब हम ज्यादा कैरेक्टर लेंगे, एनाटॉमी भी, मॉर्फोलॉजी भी, फाइलोजेनी भी, सब कुछ कंसिडर करेंगे, उसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। चलिए अब देखो, इन्होंने ऐसे ग्रुप्स बना दिए थे, पर इसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं कहते। इन्होंने एक बहुत सिंपल सा पहला कोशिश की थी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने की। पहली बार जिन साइंटिस्ट ने
टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये वही साइंटिस्ट है जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, कार्लस लिनियस, जिन्होंने और क्या दिया था, अपना नाम बदल दिया था इन्होंने तो यार, और तुम इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ही भूल गए हो, बहुत बुरी बात है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कैरोलस लिनियस ने पहली बार सारे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में बांटा, पहली बार किंगडम वर्ड का यूज करा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लीनियस, बाय लीनियस। ये भी ग्रीक के थे, ग्रीक यानी ग्रीस के थे। 1735 ईयर नहीं भी आएगा चलेगा, पर टू किंगडम, ध्यान रखना एरिस्टोटल ने दो किंगडम नहीं बनाए थे। पेड़ों को ट्री, हर्ब और श्रब में बांटा था, जानवरों को एनाइमा, इनाइमा में। इन्होंने पहली बार दो किंगडम बनाए। दोनों किंगडम के नाम लिख लो, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। सबसे पहले ये किंगडम बने थे। अब समझिए, देखो इनकी कहानी बड़ी सिंपल थी। इन्होंने कहा जिसमें भी सेल वॉल है उसको पेड़ में डाल दो, जिसमें भी सेल वॉल नहीं है उसको जानवरों में डाल दो। अब देखो पेड़, सेल वॉल तो फंजाई में भी होती है पर वो काइटिन की बनी है, और पेड़ों की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है। पेड़ अपना खाना खुद बनाता है, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकता। तो क्या यह न्याय नहीं है कि आप फंजाई को पेड़ के साथ रख रहे हो? वो अपना खाना बनाते हैं, ये तो अपना खाना बना ही नहीं सकता। इन्होंने तो बस सेल वॉल के आधार पे डाल दिया। ऐसी कुछ बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में सब में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, आपको पढ़ाया है, तो इन्होंने उठाकर पेड़ों के साथ डाल दिया। जबकि काफी सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, डेड से लेते हैं फंजाई की तरह, पर क्योंकि सेल वॉल है इन्होंने उठाकर वहां डाल दिया। इसी तरह कई सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाई एटम्स अगर नाम सुना हो आपने, स्लाइम मोल्ड्स, जिनमें भी सेल वॉल है ना, उन्होंने उठाकर उसको पेड़ में डाल दिया। भले ही वो खाना खुद बनाता है नहीं बनाता है, बाकी कैरेक्टर सेम है नहीं है, इन्होंने तो प्लांट में डाल दिया। जिनमें भी सेल वॉल नहीं है उसे उठाकर इन्होंने एनिमल में डाल दिया। ये भी बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था। साइंटिस्ट ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। इनके प्लांट के अंदर तो प्लांट भी आ रहा है यूकैरियोटिक, फंजाई भी आ रहा है यूकैरियोटिक, और बैक्टीरिया भी आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक। इनके पेड़ों के अंदर मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स भी आ रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर फंजाई भी आ रहा है, और यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया भी आ रहा है, साइनोबैक्टीरिया भी आ रहा है, जस्ट बिकॉज उसके अंदर सेल वॉल है। इनके प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक खुद खाना बनाने वाले पेड़ भी आ रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफिक फंजाई भी आ रहा है। इट इज नॉट अ वेरी गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनके जानवरों के अंदर मल्टी सेल्यूलर एनिमल भी आ रहे हैं, और ऐसे प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट जिनमें सेल वॉल नहीं होती, वो भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था, इसकी कई सारी कमियां थी। इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं था, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर के बीच डिफरेंस नहीं था, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस नहीं था। इनमें ये सब खिचड़ी पक रही थी, और इसीलिए फिर अगले साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। यहां जरूरत आन पड़ी एक और किंगडम बनाने की। तो लिख लीजिए इनके प्लांट में क्या क्या थे। प्लांट, प्लांट किंगडम जहां लिखा है प्लांट के नीचे करके लिख सकते हो आप, प्लांटी में क्या क्या थे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो प्रोकैरियोटिक हो गए, सिंगल सेल्ड हो गए। फिर एल्गी, देखो फंजाई, फिर ये तो होते ही है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो पेड़ होते ही आपको मालूम है। आज प्रेजेंट जो है ना अभी पढ़ाऊंगी उसमें ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन पांच को डालते हैं प्लांट किंगडम में। फंजाई किंगडम अलग बन गया है और ये मोनेरा किंगडम में चले गए, अभी धीरे धीरे सीखेंगे अपन। ऐसी एनिमेलिया में इन्होंने डाला था प्रोटोजोआ, और सारे जानवर वर्टिब्रल, रीढ़ की हड्डी है चाहे नहीं है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, सारे 11 फाइला जो पूरे हैं सारे। नेक्स्ट पॉइंट, this system did not distinguish between, this system did not distinguish between बोलो किस किस के बीच में भेद नहीं कर रहा। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, वेरी गुड, लिखो पहला, पहला लिख लो, वेरी गुड। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और बोलो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? थर्ड, ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक लिख लो, फोटोसिंथेटिक। एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे ग्रीन एल्गी, वैसे इसमें सब आ जाएंगे ग्रीन, जितने भी प्लांट किंगडम वाले, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, अपन एक लिख लेते हैं ग्रीन एल्गी। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक यानी हेट्रोट्रॉफिक, जैसे फंजाई। कई बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, कई बैक्टीरिया नहीं होते, अपन ने तो सब एक साथ डाल दिए। और कुछ ऑर्गेनिज्म तो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे थे, उनकी बात अपन अभी नहीं कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कमी थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, और इस कमी के लिए अगले साइंटिस्ट आए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन 1866 बाय अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम है? अर्नस्ट हैकेल। बोलो, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किन्होंने कोशिश की? एरिस्टोटल। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? बड़ा आसान है, टू किंगडम, 2 से बड़ा प्रेम है उनके जीवन में, 2 का बड़ा महत्व है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नाम भी बदल के 2 शब्दों का रखा। तो 2 किंगडम किन्होंने दिया? कैरोलस लीनियस ने। और 3 किंगडम अर्नस्ट हैकेल। समझिए, इन्होंने कहा देखो भाई, ये बड़ी जाति है, आप सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड को साथ नहीं रख सकते। तो समझो उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा इसमें से जितने सिंगल सेल्ड है उन सबको बाहर निकालो, इसमें जितने सिंगल सेल्ड है सबको बाहर निकालो, सेल वॉल है नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है, सबको बाहर निकालो। और एक तीसरा किंगडम बनाया जिसमें सारे सिंगल सेल्ड को डाल दिया। सारे सिंगल सेल्ड मतलब प्रोकैरियोट वाले सिंगल सेल्ड भी आ गए और यूकैरियोट वाले सिंगल सेल्ड भी आ गए। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। लीनियस के अकॉर्डिंग माइकोप्लाज्मा कहाँ आएगा? पढ़ा चुकी हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या खासियत होती है माइकोप्लाज्मा की अदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में? सेल वॉल नहीं होती, वो यहां डाले गए थे। इन्होंने कहा सबको बाहर निकालो और तीसरा किंगडम बनाया, नाम दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया? प्रोटिस्टा। लिखिए, फॉर्म्ड किंगडम प्रोटिस्टा, फॉर्म्ड किंगडम प्रोटिस्टा। अब समझना पहले, फिर लिखवाऊंगी। बिल्कुल सही है, रौनक, सृष्टि, संचिता, सबके सही आंसर्स हैं। देखो सुनो, पहले सुन लो ध्यान से। इन्होंने क्या करा था, लिखना मत, सारे यूनिसेल्युलर को इसमें डाल दिया था। बाद में 2 साइंटिस्ट और आए, एक मेन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था? उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम सारे यूनिसेल्युलर इसमें डाल रहे हो अर्नस्ट हैकेल, अच्छी बात है, लेकिन ये भी जाती है। अर्नस्ट हैकेल ने बोला क्यों? बोले यूनिसेल्युलर में तो प्रोकैरियोट भी आते हैं, यूकैरियोट भी आते हैं। प्रोकैरियोट के पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस है, ना सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आप उसको कैसे डाल सकते हो यूकैरियोट के साथ? तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, सारे प्रोकैरियोट्स अलग निकालो, इनका एक अलग किंगडम बनाएंगे अपन, मोनेरा। अब इसमें क्या क्या रह गया? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं, प्रोकैरियोट तो होते ही यूनिसेल्यूलर है। तो उन्होंने कहा सारे प्रोकैरियोट्स बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसमें क्या बच गया? सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, वो ये बना प्रोटिस्टा। तो लिखिए, ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटिस्टा में। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई भी यूकैरियोट है और सिंगल सेल्ड है, उसे प्रोटिस्टा में डाला जाता है, प्रोटिस्टा में। ये सलाह उन्हें कोपलैंड ने दी थी, सलाह नहीं दी थी, कई साल बाद की बात है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का श्रेय किसको जाएगा? कोपलैंड को। तो नेक्स्ट लिखिए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन 1956 बाय कोपलैंड। मैं वापस बोल रही हूं, ईयर नहीं भी याद होगा तो चलेगा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड। समझिए, एक्चुअली से पहले माइकोटा नाम दिया गया था, बाद में 2 साइंटिस्ट आए, डोहर्टी एंड एलन, उन्होंने इसका नाम बदल के मोनेरा रखा था। लिखिएगा, फॉर्म्ड माइकोटा किंगडम, फॉर्म्ड माइकोटा किंगडम, कॉमा, लेटर चेंज्ड टू मोनेरा। मोनेरा को अंडरलाइन कर लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, बाय डोहर्टी एंड एलन, बाय डोहर्टी एंड एलन।
इसी में लिखना कंटेन्स ऑल प्रोकैरियोट्स। अब 2 सेकंड सुनो और जो जो मैं मार्क करा रही हूं उसको समझना, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप नहीं भूल सकते। पहले अनसाइंटिफिक था, टिक लगाते जाना, स्टार लगाते जाना, जैसे भी मार्क करना है। रोटी कपड़ा मकान के आधार पे क्लासिफिकेशन था। एरिस्टोटल, आर्टिफिशियल सिस्टम, पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट, पेड़ों को और जानवरों को कैसे कैसे क्लासिफाई किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस ने दिया, ग्रीक के थे, एंड डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो 3 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हैकेल, किंगडम बना प्रोटेस्टा, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में भले ही आप माइकोटा भूल जाओ, डोहर्टी एलन भूल जाओ, कोपलैंड भी भूल जाओ, लेकिन मोनेरा एंड कंटेन्स ऑल प्रोकैरियोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो, ये सब 1956 तक हो गया, कहानी शुरू हुई थी 1735 से, 2 किंगडम बना था और ऑलमोस्ट 200 साल हो चुके हैं, 200 साल से ज्यादा, और करते करते 4 किंगडम तक बन गया। अब बड़ा क्लियर था कि सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में थे, सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में थे, सब में जिनमें सेल वॉल थी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स प्लांट्स में थे, और मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट, क्योंकि अगर प्रोकैरियोट होते तो मोनेरा में जाते, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट होते तो प्रोटिस्टा में जाते, पर जिनमें सेल वॉल नहीं थी वो एनिमल किंगडम में थे। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम एनसीईआरटी में दिया है, रॉबर्ट विटेकर। क्या नाम है? अमेरिकन साइंटिस्ट। बात है 1969, याद रखने का तरीका, 9 लिखा, उल्टा किया, फिर उल्टा किया। 1969 में इन्होंने, ये वो प्लांट किंगडम को स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा प्लांट किंगडम के अंदर फंजाई को रखा है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाता, हेटेरोट्रॉफिक है, दोनों में सेल वॉल है पर केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। प्लांट की एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबकी सेल्यूलोज की सेल वॉल है, इसमें तो 90% काइटिन ही काइटिन भरा हुआ है। और आज हम जानते हैं दोनों अलग अलग शुगर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, इसको यहां से निकालना पड़ेगा। मोनेरा में डाल सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि वो यूकैरियोट है, मोनेरा में प्रोकैरियोट आता है। प्रोटिस्टा में डाल सकते हो, क्यों? क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है, ये मल्टी सेल्यूलर है। एनिमल में डाल सकते हो, क्योंकि सेल वॉल है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। पेड़ में रख नहीं सकते क्योंकि खाना खुद नहीं बनाते। इन्होंने कहा निकालो इसको और बनाओ अलग किंगडम, और बना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हेडिंग लिखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, R.H. विटेकर, 1969। ये जो टिप बताती हूं ये ध्यान रखो, ये बड़ा काम आता है, ये ईयर आपको लर्न होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया है 1969। अभी तक जितने साल लिखवाए हैं ये डेट इंपॉर्टेंट है। रौनक बेटा, मल्टी सेल्यूलर मतलब हमारी बॉडी एक सेल की बनी है कि बहुत सारे सेल की, तो मल्टी सेल्यूलर है। बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की बॉडी क्या है? एक सेल के बराबर है, तो वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए लिख लो 5 किंगडम के नाम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो अगर कोई पूछे लास्ट किंगडम कौन सा बना है तो क्या कहोगे? फंजाई। अंडरलाइन या डबल टिक कर लेना, इन्होंने ये किंगडम बनाया था, अलग से श्रेय दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। बहुत सिंपल है, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आएंगे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आएंगे। प्रोकैरियोट तो होते ही सिंगल सेल के हैं सारे, इसीलिए हम अलग से यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर शब्द यूज नहीं कर रहे, पर यूकैरियोट सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टीसेल्यूलर बॉडी के भी होते हैं, इसीलिए हम प्रोटिस्टा में कह रहे हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, और बाकी फंजाई में, प्लांट में, एनिमल में मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स हो जाएंगे। चलिए अब लिखिएगा, ये क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीजों पर आधारित था। लिखो ऐसा लिखो, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अभी तक तो अपन क्या देख रहे थे? मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से मोटा मोटा, ग्रॉस
डिटेल्ड का उल्टा होता है ग्रॉस। मोटी मोटी मॉर्फोलॉजी देख रहे थे। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कॉमा other characters were also considered। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में केवल दिखाई देना नहीं था, क्या क्या इंक्लूड किया गया लिखिए, एनसीईआरटी की लाइंस है। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल, सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, केवल सेल वॉल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ वॉल, काइटिन की है, सेल्यूलोज की है, कैसी है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी काउंट किया, तभी तो फंजाई हेट्रोट्रॉफिक को अलग किया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने का तरीका, पोषण का तरीका। हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे उत्पन्न हुआ है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को और क्या बोल सकते हैं, फाइलोजेनी। याद है पढ़ा था अपन ने, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, कौन किससे आया है। पता है एक्चुअली क्या हुआ है, आप लिख लो शॉर्ट में, नीचे लिखना। प्रोकैरियोट से, मोनेरा से प्रोटिस्टा बने, यानी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट, और फिर इन्हीं से डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं फंजाई, एनिमल और प्लांट्स। अपना खाना खुद बनाने लगे, सेल्यूलोज की सेल वॉल है वो पेड़ बन गए। अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, सेल वॉल नहीं थी वो जानवर में आ गए। अपना खाना खुद नहीं बनाते, काइटिन की सेल वॉल है वो फंजाई बन गए। ऐसे करके विकास हुआ है एक्चुअली। यस रौनक, सिस्टमैटिक्स, बिल्कुल सृष्टि सही है आपका आंसर। ऐसा नहीं है इनसे ये, फिर इनसे फंजाई बने, फिर फंजाई से पेड़ बने, फिर पेड़ से जानवर बने, ऐसा नहीं है। ये सब ग्रुप्स इसी से विकसित हुए हैं, ये सब स्टडीज से साइंटिस्ट को पता चला। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मेन क्राइटेरिया यूज्ड, मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। अब इस पे क्वेश्चन आता है, ट्रिक लिख लो इसकी। मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, देखो पहले जमाने में आप लोग जिसे नीट बोलते हो, इसे AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया PMT। इसका एक और नाम था CPMT, सेंट्रल PMT। अगर PMT दोबारा हो, सेंट्रल PMT मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, अगर ये दोबारा हो तो मैं इसे CPMT बोल सकती हूँ, दोबारा। चलो इसकी ट्रिक है, CPMT लिखिए, CPMT। का मतलब रिप्रोडक्शन, इसे कंसिडर करेंगे। एसेक्सुअल या सेक्सुअल, कैसा रिप्रोडक्शन है। सी का मतलब है सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, लिख लो। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल भी कह सकते हैं इसे, सेल कितना कॉम्प्लेक्स है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होता है, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स होता है। पी से लिखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, वही अभी हमने उसे एवोल्यूशनरी लिख दिया था, कौन किससे आया है, या फाइलोजेनी लिख दिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एम से है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, वो तो देखना ही है अपने को। और टी से लिखो थैलस, थैलस का मतलब होता है बॉडी कैसी बनी है। इसका क्या मतलब है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी सिंगल सेल्ड है कि मल्टी सेल्यूलर है। ये हो गया यूनी या मल्टी सेल्यूलर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो सेल सिंपल है यानी प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, स्ट्रक्चर कैसा है सेल का। और ये बॉडी कितने सेल की बनी है, एक या बहुत, अपन देख तो रहे हैं, इन्हीं आधारों पे तो किया है। यही तो बात हुई थी, प्रोकैरियोट को उठा के अलग डालो, यूनिसेल्यूलर को उठा के अलग डालो, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक को साथ नहीं रख सकते, यही तो बात की है अपन ने। चलिए अब इस टेबल को देखिए एनसीईआरटी का। अगर किसी भी पुरानी एनसीईआरटी है तो इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चेंजेस करे गए हैं। मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी बता रही हूँ जो 3-4 साल पहले अपडेट हुई थी। वैसे आई होप आप सबके पास न्यू एडिशंस ही होंगे। देखिए पहले अपन सेल टाइप लेते हैं, सेल टाइप।
बोलो मोनेरा में कैसा टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोटिस्टा में सारी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, फंजाई में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक, प्लांट्स में यूकैरियोटिक, एनिमल्स में यूकैरियोटिक। यानी केवल प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे किंगडम कौन से हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के। चलो अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। मोनेरा में कितने सेल की बॉडी है? एक सेल, जिसे हम सेल्यूलर भी बोल सकते हैं यानी यूनिसेल्यूलर। प्रोटिस्टा में भी सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्यूलर, और बाकी तीनों में मल्टी सेल्यूलर, बाकी तीनों में मल्टी सेल्यूलर। लेकिन फंजाई में केवल टिश्यू बनता है, ऑर्गन नहीं बनता। पेड़ों में बाकायदा टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये सब ऑर्गन है, पर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते। और एनिमल में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे टिश्यू बनता है, यहाँ टिश्यू बन के मिलके ऑर्गन बनाते हैं, या टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम भी बनाता है। तो इनमें एक एक सेल की बॉडी है, इनमें बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, इसमें फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और इसमें ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम तक बनाएगा। ऐसे करके एडवांसमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ये हो गया सेकेंड क्राइटेरिया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस किस में मिलेगी? यूकैरियोट्स में। वेरी सिंपल, तो यहां पर एब्सेंट होगी और बाकी सब में प्रेजेंट हो जाएगी। अब आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल जो है एनिमल्स में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। फंजाई में मिलेगी? मिलेगी, पर किसकी होगी? काइटिन की। पेड़ों में मिलेगी? किसकी? सेल्यूलोज की। बैक्टीरिया में मिलेगी? मिलेगी, पर आपको याद है हमने पेप्टाइडोग्लाइकन की पढ़ी थी, इसे हमने एक और नाम दिया था, किसी को याद है? म्यूरिन कहा था। तो पेप्टाइडोग्लाइकन मैंने बताया था, ग्लाइकन मतलब इसमें शुगर है यानी पॉलीसेकेराइड, और पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, अमीनो एसिड। तो पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब, पेप्टाइडो मीन्स इसमें अमीनो एसिड होते हैं और ग्लाइकन मतलब इसमें शुगर होती है। क्या इसमें सेल्यूलोज है? नहीं। तो ये कैसी है? नॉन सेल्यूलोजिक। प्रोटिस्टा मैंने आपको नहीं पढ़ाया, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं। जैसे प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, नाम सुना होगा, लिश्मानिया, ये सब आते हैं। मलेरिया करने वाला प्लाज्मोडियम आता है, ये सब एनिमल किंगडम में डाले थे, इनमें सेल वॉल नहीं होती। पर डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम, यूग्लिना, इन सब में सेल वॉल होती है, यानी प्रेजेंट इन सब। इसमें होती नहीं है, इसमें सेल्यूलोज की होती है सब में, इसमें काइटिन की होती है सब में, इसमें सब में होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसे कहा था, उसमें सेल वॉल नहीं थी, वो एक अपवाद है। और इसमें कुछ में होती है। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जानवर कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। पेड़ कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। फंजाई कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। अब बैक्टीरिया वाला किंगडम और प्रोटिस्टा में दोनों तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी, हेट्रोट्रॉफिक भी। अब समझो, दोनों देखो हेट्रोट्रॉफिज्म कैसा कैसा हो सकता है, समझो। अगर मान लो हम लोग कैसे खाते हैं, हम कोई मरी हुई चीज पे एंजाइम डालते हैं, उसे गलाते हैं और फिर उसे सक करते हैं, या हम कोई चीज पहले खाते हैं और बॉडी के अंदर पचाते हैं? पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, इसे बोलते हैं होलोजोइक। जोआ मतलब जानवर, होलो मतलब पूरा जानवरों की तरह खाना, यानी पहले इंजेस्ट करना, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई थी, जहां पर फर्स्ट कैटेगरी बोली थी, जहां पहले डेड के ऊपर एंजाइम डालेंगे, उसे गलाएंगे और फिर सक करेंगे, उसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं? तो कुछ जानवर सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर जानवर कैसे हैं? होलोजोइक। ये मेन तरीका है हमारे खाने का। कुछ जानवर पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट को ऐसा समझो, ये ऐसे क्या कर रहे हैं आप बीच में? ठीक तो आ रही है आवाज? कहाँ आ रही है खराब? अच्छा, तो अभी क्लास के बीच में कैसे टेस्टिंग करेंगे? दिक्कत तो नहीं आएगी बार बार? पढ़ा लूं? ठीक। कुछ जानवर, इनको ऐसा समझो ये ऐसे मेहमान है जो हमारे घर आएंगे, खाएंगे पिएंगे और बदले में चोरी भी करके ले जाएंगे, पैसे भी मांग के ले जाएंगे जाते जाते, यानी हमारा नुकसान करेंगे। खुद का तो फायदा हो गया, आए रहे, खाना खाया,
रहने की जगह मिली और हमारा नुकसान कर गए, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है खाना खाने का जानवरों के पास, पैरासिटिक। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, उनको ऐसा गेस्ट समझो जो हमारे घर आए, खाया पिया रहे और जाते जाते हमको भी हाथ में पैसे पकड़ा गए या हमारे को गिफ्ट ला के दे गए, उनका भी फायदा हुआ, हमारा भी फायदा हुआ। सुपीरियर क्वालिटी के गेस्ट, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, यहां प्लस प्लस का रिश्ता है, दोनों का फायदा। यहां प्लस माइनस का रिश्ता है, एक का फायदा हुआ है, एक का नुकसान हुआ है। पैरासिटिक, याद रखने का तरीका, पी से पैरासाइट, पी से पुअर क्वालिटी के मेहमान है, एस से सिम्बायोटिक, एस से सुपीरियर क्वालिटी के मेहमान है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे घर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ना हमको गिफ्ट दे के जाते हैं लेकिन कम से कम कुछ लेकर भी नहीं जाते हैं, यानी उनका फायदा, हमारा ना फायदा ना नुकसान। कॉमन क्वालिटी के, कॉमन यानी कमेंसल। तो हमारे में सब तरह के जानवर सब तरह के होते हैं। पैरासाइट्स हो सकते हैं, सिम्बायोन्ट्स हो सकते हैं, कमेंसल्स हो सकते हैं, मरे हुए को भी खा सकते हैं और जिंदा चीज को खा के बॉडी में पचा भी सकते हैं। एक तरीका पूछेंगे तो ऑब्वियसली होलोजोइक तो मेन तरीका है। अब पेड़ों में ऑटोट्रॉफिज्म कैसे होता है? सनलाइट को यूज करके, यानी फोटोसिंथेटिक। लेकिन यहां एक अपवाद है, एक्सेप्ट एक पेड़ है जो पैरासाइट है। अगर आपने नाम सुना अमर बेल, कस्क्यूटा, वो पेड़ खुद अपना खाना नहीं बनाता, समय के साथ उसका पूरा क्लोरोफिल लूज हो चुका है, वो सनलाइट पकड़ के खाना नहीं बना सकता, वो ऐसी रूट्स निकालता है, एक जड़ें तो अंदर है, एक रूट्स निकालता है जो बगल में पेड़ है उसके स्टेम के अंदर धसा देता है और उसके जाइलम फ्लोएम से खाना खींच लेता है। उसका नुकसान कर रहा है, इसका फायदा हो रहा है। पुअर क्वालिटी का गेस्ट पैरासाइट है जिसे बोलते हैं कस्क्यूटा, अमरबेल। ये पैरासिटिक पेड़ है पर पैरासिटिक, पर एक अपवाद है, इसीलिए एनसीईआरटी ऑटोट्रॉफिक लिखती है, फोटोसिंथेटिक। यहां मेन तरीका है होलोजोइक या कुछ सैप्रोफिटिक। एनसीईआरटी के वर्ड्स तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई जो है वो या तो सैप्रोफिटिक है, डेड के ऊपर वही एंजाइम्स निकाल के खाते हैं, सैप्रो का मतलब ही डेड होता है, या पैरासिटिक फंगस भी होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और उसका नुकसान करेंगे, यानी बीमारियां करते हैं। पैरासाइट्स मतलब जो बीमारी करते हैं, ठीक है, होस्ट की। अब यहां पर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं या हेट्रोट्रॉफिक सब तरह के होते हैं, मतलब ये पैरासिटिक हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं, कुछ कमेंसल्स होते हैं, कुछ होलोजोइक होते हैं और कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं। पांच सब तरह के, सैप्रोफिटिक सब तरह के हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेसिस से तो खाना बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया यानी सन की एनर्जी को यूज करके, पर कुछ बैक्टीरिया सन की एनर्जी नहीं यूज करते, केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं उनसे जो एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उन एनर्जी से खाना बना लेते हैं, यानी कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटो मतलब जो सन की लाइट की जो एनर्जी उसे यूज करें, ये केमिकल एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। बाकी सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया भी है, कमेंसल भी है, सिम्बायोटिक भी है, लेकिन बैक्टीरिया कभी होलोजोइक नहीं होते। मैं लिख देती हूं यहां बैक्टीरिया के लिए नेवर होलोजोइक। यानी अगर आप ध्यान से देखें, कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वैरायटी का न्यूट्रिशन किस में मिलता है, तो यहां तो सारा हेट्रोट्रॉफिज्म है, एक भी अपना खाना खुद नहीं बनाता। यहां पूरा ऑटोट्रॉफिज्म है, एक अमरबेल खाली एक अपवाद है। यहां सारा हेट्रोट्रॉफिज्म है, कोई अपना खाना खुद नहीं बनाता। इन दो में कंपटीशन होगा, क्योंकि ये भी ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक है, ये भी ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक है। इसमें कीमोसिंथेसिस नहीं हो रहा पर होलोजोइक मिल रहा है, इसमें होलोजोइक नहीं मिल रहा पर कीमोसिंथेसिस हो रहा है। अब सवाल उठता है कि अपन किसको माने मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन, अगर क्वेश्चन आ जाए और ये आया हुआ है पीवाईक्यू में, क्या होगा आपके हिसाब से? क्यों? मैं कह रही हूं इनमें एक ही तो डिफरेंस है, या कीमोसिंथेसिस नहीं होता पर होलोजोइक तरीका है, या कीमोसिंथेसिस होता है पर होलोजोइक कभी नहीं मिलता खाने का तरीका।
अच्छा, क्या लगता है कीमोसिंथेसिस ज्यादा एडवांस्ड है कि होलोजोइक? होलोजोइक, क्योंकि वो तो जानवरों में मिल रहा है जो मोस्ट एडवांस माने जाते हैं, इसीलिए मोस्ट डाइवर्स का पहली चॉइस क्या हो जाएगी? प्रोटिस्टा। एक बार क्वेश्चन आया था मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन इज फाउंड इन, और प्रोटिस्टा ऑप्शन ही नहीं था, बाकी 4 ऑप्शन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोनेरा। तो बच्चों ने दूसरी बार जब क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू पढ़ लिया, रट लिया मोनेरा, जब अगले बार क्वेश्चन आया 2-3 साल के बाद, उसमें प्रोटिस्टा भी ऑप्शन था, आंसर क्या लगा कर आए? मोनेरा। क्योंकि कंसेप्ट नहीं आता था, वो रटा हुआ था, उस समय प्रोटिस्टा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए। तो नोट करके लिखिए, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा, और ब्रैकेट में लिख लेना सेकंड चॉइस वुड बी मोनेरा। सेकंड चॉइस वुड बी मोनेरा। फर्स्ट चॉइस प्रोटिस्टा, सेकंड चॉइस मोनेरा। अब ये टेबल आपको लर्न करनी है, इस टेबल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई है जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये कंसेप्ट्स हैं बायो के। अदरवाइज ये टेबल जो जो एनसीईआरटी में लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक किंगडम या नॉट अ प्रोकैरियोटिक किंगडम, या विच कंटेन्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, या विच कंटेन्स टिश्यू लेवल्स ओनली। कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या इनमें 4 फिल इन द ब्लैंक बना देंगे, ABCD लिख देंगे और 4-4 कॉम्बिनेशंस दे देंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये टेबल आपको पहले लर्न करनी है और घर पर बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुल 1 पेज छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टली इसको बना लेना, आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से जगह छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझो। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये टेबल हो गई है। हाँ, इस टेबल से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द क्राइटेरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द क्राइटेरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनमें से ये 4 ऑप्शंस थे। क्या आंसर लगाओगे? क्यों? देखो, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि ये सब क्राइटेरिया है, और क्वेश्चन बना दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया, और इनमें से 4 ऑप्शन भी दे दिए। यहां आंसर रिप्रोडक्शन था, क्योंकि इस टेबल में रिप्रोडक्शन नहीं है, बाकी सब इस टेबल में है। फाइलोजेनी हटा दो, बाकी चीजें टेबल में है। ऐसे करके वहां पे आंसर रिप्रोडक्शन आ गया था, क्योंकि रिप्रोडक्शन काफी कॉमन है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को आंसर करना है। पिछले कुछ सालों से इस तरह के ज्यादा डिटेल्ड कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यस, सृष्टि, भावना, दोनों के आंसर सही हैं जी। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स होलोजोइक होते हैं, एक सेल की बॉडी है, लेकिन वो कोई चीज पहले खाएंगे और अंदर एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे, तो होलोजोइक होते हैं। ये उनका नेचर है, कैरेक्टर है, नेचर ने ऐसा बनाया है। प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, जैसे जिसमें अपना ये आता है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है, ये प्रोटोजोआ सारे होलोजोइक होते हैं, काफी सारे होलोजोइक होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, समझिएगा। नंबर 1 लिखिए, एल्गी इज ग्रुप्ड इनटू 3 किंगडम्स। Algae is grouped into 3 kingdoms. समझना, एक ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं अपन, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, उसे मोनेरा में डाल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। पर प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा में डाल दिया। फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स डायएटम्स, ये भी एल्गी हैं, पर क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है, इन्हें प्रोटिस्टा में डाल दिया। और जो ग्रीन रेड ब्राउन एल्गी हैं, जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, उन्हें प्लांटी किंगडम में डाल दिया। है सारे एल्गी, पर अलग अलग किंगडम्स में प्लेस हो गए। ये इसकी एक लिमिटेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा रही हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 2 ग्रीन एल्गी हैं जो सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है, पूरा ग्रीन एल्गी है,
पहले उन्हें प्लांट किंगडम में रखा जाता था, पर क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है यूकैरियोट, कायदे से किसमें डाला जाना चाहिए? प्रोटेस्टा में। उनके नाम अब मैं यहां लिख रही हूं, कॉमा करके लिखना, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा, अलग से नोट करके भी लिख सकते हो, यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा। ये पहले प्लांट किंगडम में रखे जाते थे क्योंकि ग्रीन एल्गी है, पर क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोट है, इन्हें प्रोटेस्टा किंगडम में डाल दिया है। एनसीईआरटी में इनको लेके बड़ी खिचड़ी पकी है। जब अपन, सुन लो एक सेकेंड को, जब अपन प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जहां एल्गी पढ़ेंगे, उसमें जहां ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, पहले इनका डायग्राम दिया जाता था, अब क्लामाइडोमोनास का डायग्राम हटा दिया वहां से, पर एग्जाम्पल में अभी भी लिखा रहने दिया, तो बड़ी खिचड़ी पकती है स्टूडेंट के दिमाग में, इसको माने क्या? आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। अगर प्रोटेस्टा ऑप्शन में दिया है तो प्रोटेस्टा ही आंसर होगा, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। अगर प्रोटेस्टा ऑप्शन में नहीं दिया और 4 किंगडम दूसरे वाले दिए हुए हैं, तो आप इसे प्लांट किंगडम में डालेंगे। राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, सेकेंड कमी इसकी, इस पूरे क्लासिफिकेशन में कहीं भी वायरसेस को ग्रुप किया गया है? लिखो, नो ग्रुपिंग ऑफ, नो ग्रुपिंग ऑफ। वेरी गुड रौनक, नो ग्रुपिंग ऑफ वायरसेस। ये मैं पढ़ाऊंगी अभी क्या होते हैं, वायरॉइड्स पढ़ाऊंगी। वायरस जैसे ही है सब, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। लाइकन्स भी पढ़ाऊंगी। लाइकन्स लगता है एक ऑर्गेनिज्म, पर उसके अंदर एल्गी और फंगस जन्म जन्म के साथी की तरह रहते हैं, प्लस प्लस सिम्बायोन्ट्स की तरह। पढ़ाऊंगी आपको। लाइकन को देख के आप बोल ही नहीं सकते उसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म है। आप उसे कहाँ क्लासिफाई करें, क्योंकि उसमें एल्गी भी है जो फोटोसिंथेटिक है, सेल्यूलोज की सेल वॉल है, उसमें फंजाई भी है जो हेट्रोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है, डेड पे फीड करता है, काइटिन की सेल वॉल है। उसको कहीं नहीं, उसको छोड़ दिया, उसका नामो निशानी नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं की, चुपचाप यहां से निकल गए पतली गली से अपन। तो नो ग्रुपिंग ऑफ वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। चलिए अब समझिएगा। अब ये लाइंस मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, आपको समझा दी है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। एनसीईआरटी आज जाके पढ़नी है, मार्क करनी है। अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों अब किस में आते हैं? मोनेरा, प्रोकैरियोट से। फंजाई किस में आता है? अलग किंगडम में आता है। मॉसेस ब्रायोफाइट की एक ग्रुप है, फर्न्स टेरिडोफाइट का एक ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब अब किस में आते हैं? प्लांट किंगडम। पहले इन सबको किस में डाला गया था? प्लांट्स में। क्यों डाला गया था? क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। इसमें एल्गी भी लिख सकती हूं मैं, जो नॉर्मल एल्गी है वो भी, जो प्लांट किंगडम में है। इन सबको डाला गया था। अब नेक्स्ट देखो, देखिए इसके अंदर प्रोकैरियोटिक भी आ गए, जैसे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और इसके अंदर यूकैरियोटिक भी आ गए, जो बाकी है। बाकी मतलब ये फंजाई, मॉसेस, ये सब भी आ गए। अब इसके अंदर यूनिसेल्यूलर भी आ गए, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर भी आ गए। देखो क्या एग्जाम्पल देते हैं ये। क्लामाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गा है, स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्यूलर ग्रीन एल्गा है। स्पाइरोगायरा ऐसा दिखता है, बहुत सारे सेल का एक ग्रीन एल्गी बना है। क्लामाइडोमोनास ऐसा दिखता है, ऐसा एक ही सेल का ग्रीन एल्गी है। दोनों में सेल वॉल है, दोनों को प्लांट किंगडम में डाला, जबकि ये यूनिसेल्यूलर है, ये मल्टी सेल्यूलर। अब हमने इसको उठा के प्रोटेस्टा में डाल दिया, तो ये सब एल्गी में डाले गए, यानी पेड़ों के अंदर डाले गए। ये वही बात लिख रहे हैं कि ये 5 किंगडम में जब पहले 2 किंगडम बनाया गया था, तब ड्रॉबैक था कि यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर साथ में क्लासिफाई हो रहे हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक साथ में क्लासिफाई हो रहे हैं। अब साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स भी साथ में क्लासिफाई हो रहे हैं, जबकि दोनों में सेल वॉल है, पर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। फंजाई में काइटिन की है, ग्रीन प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल है। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइंस है। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है। 5 किंगडम में तो मोनेरा अलग चले गए, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट अलग चले गए, वहां ये प्रॉब्लम नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक अलग कर दिए गए हैं, वहां ये प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में?
चलो अब एक काम करो, जहां पर आपने ये लिखा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वहां जहां आपने प्लांट और एनिमल ग्रुप्स लिखे थे, देखो एक बार निकालो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाओ, लीनियस वाला, वहां जहां ब्रायोफाइट लिखा है वहां ब्रैकेट में मॉसेस लिखो। हालांकि ब्रायोफाइट का एक ग्रुप होता है, मैं पढ़ाऊंगी प्लांट किंगडम में डिटेल्स। और जहां टेरिडोफाइट लिखा है वहां ब्रैकेट में फर्न्स लिखो, क्योंकि ये नाम एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे मजेदार, अच्छा एक काम और करो, जहां यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर लिखा है ना, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, इसमें लिख लो एग्जाम्पल। यहां पे यूनिसेल्यूलर में जैसे क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास, और मल्टी सेल्यूलर में लिख लो स्पाइरोगायरा। ये दोनों ग्रीन एल्गी है, हालांकि अब क्लमाइडोमोनास को प्रोटेस्टा का मेंबर मानते हैं। सिंगल सेल क्लमाइडोमोनास और मल्टी सेल्यूलर स्पाइरोगायरा। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेल्यूलर है, पर एनसीईआरटी में क्लमाइडोमोनास दिया है तो अपन ने वो लिख दिया। यहाँ सारे फंजाई, सारे पेड़ आ गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब आ गए, एनसीईआरटी ने स्पाइरोगायरा दिया है तो अपन ने वो लिख दिया। दोनों को एल्गी करके और प्लांट में डाला क्योंकि दोनों में सेल वॉल है, सिर्फ इसीलिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मजेदार जो है वो प्रोटेस्टा किंगडम है। क्यों समझो, प्रोटेस्टा के अंदर अपन यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट को डाल रहे हैं, बस इतना सा क्राइटेरिया है। उसमें सेल वॉल है नहीं है, कौन से केमिकल नेचर की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किंगडम प्रोटेस्टा 5 किंगडम में ही चल रहा है। किंगडम प्रोटेस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, किंगडम प्रोटेस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, ब्रॉट टुगेदर। देखिए नंबर 1 क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, पहले किस में रखे गए थे ये बताइए। क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, कोशिश करो, पहले किस में रखे गए थे, प्लांट किंगडम में, क्योंकि ये एल्गी है, इनके पास सेल वॉल है, अपना खाना खुद बनाते हैं। लिखिए ब्रैकेट में, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स, earlier placed in algae within plants, comma both having cell walls, both having cell walls। अब इन्हें किस में रख दिया है, प्रोटेस्टा में, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है। नंबर 2, so kingdom protesta has brought together Chlamydomonas and Chlorella with Paramecium and Amoeba। Paramecium अगर आपने कभी फोटो देखा हो, चप्पल जैसा सीलिया रहते हैं। अमीबा तो कैसे भी बना देते हैं अपन, ये भी यूनिसेल्यूलर है, ये दोनों यूकैरियोट है, दोनों में न्यूक्लियस है, पर दोनों में सेल वॉल नहीं होती। पहले किस में डाला गया था, एनिमल किंगडम में, अब किस में डाल दिया, प्रोटेस्टा में, क्योंकि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। लिखिए विथ अमीबा एंड पैरामीशियम एंड अमीबा, लिख लो अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, विच लैक सेल वॉल। पर अब ये सब एक साथ ग्रुपिंग कर दी गई है क्योंकि सब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है। एनसीईआरटी की लाइंस है, आज पढ़नी है, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक दिया है, पर एक्चुअली 1990, ये कब दिया गया था 5 किंगडम, 1969, ठीक है। लेकिन 1990 में एक और साइंटिस्ट है कार्ल वूस, वो मोनेरा किंगडम को स्टडी कर रहे थे, यानी बैक्टीरिया वाला। तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो अदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सबसे बड़े अलग है। उनमें सेल वॉल तो है पर वो पेप्टाइडोग्लाइकन से डिफरेंट है, और उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण वो खौलते हुए लावा में रह सकते हैं, भयंकर एसिडिटी में रह सकते हैं, एक्सट्रीम एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। उनमें काफी सारे डिफरेंसेस थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो जाती है, मैं इसको यहां से हटाऊंगा। प्रोटेस्टा में डाल सकते हो क्या, क्यों, क्योंकि वो तो यूकैरियोट है।
प्लांट, एनिमल, फंजाई में डाल सकते हो, वो तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। बैक्टीरिया में, मोनेरा में डाल नहीं सकते क्योंकि काफी डिफरेंट है। उनका उठाओ और बनाओ अलग किंगडम, उन्होंने बनाया आर्की बैक्टीरिया किंगडम। क्या बनाया? आर्की। आर्की मतलब पुराने खतरनाक वाले जो बैक्टीरिया है उनको उसमें डाल दिया, अलग डाल दिया। ऐसे बना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वूज। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम मिलते हैं या नहीं? पढ़ा चुकी हूं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मिलते हैं। कौन से वाले? 70s। उनकी दो सब यूनिट क्या होती हैं? 50 और 30s। 30s कौन से आरआरएनए का बना होता है? 16s आरआरएनए। यूकैरियोट की छोटी यूनिट 40s होती है जिसमें 18s आरआरएनए होता है। एक्चुअली ये आरएनए है। आरएनए किससे बनता है? डीएनए से, यानी जीन से। तो वो डीएनए का सीक्वेंस, वो डीएनए का डिफरेंस होता है अदर बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में। क्योंकि वो डीएनए डिफरेंट होता है, ये आरएनए अलग बनता है, राइबोसोम अलग बनते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब होते तो ऐसे ही है पर डिफरेंट होते हैं, इसीलिए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट टाइप की कंडीशंस में रह लेते हैं। ये उसकी बेसिक्स है, लिख लीजिए। डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ जीन, डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ जीन फॉर 16S rRNA, 16S rRNA, 16S rRNA। वो जीन अलग है इसीलिए आरएनए अलग बनता है, इसीलिए प्रोटीन्स अलग बनते हैं, एंजाइम अलग बनते हैं। अब समझिएगा इन्होंने कैसे बनाया था। लिखो 6 किंगडम। 5 किंगडम तो वही है, लिख लो। एनिमेलिया, प्लांटी, इधर आ जाएगा फंजाई, प्रोटेस्टा। अब मोनेरा में से इन्होंने 2 बना दिए। एक जो सच्चे बैक्टीरिया है यानी नॉर्मल बैक्टीरिया, उन्हें यू बैक्टीरिया लिखा। यू, यू मतलब ट्रू, नॉर्मल। और ये पुराने एक्सट्रीम वाले, इन्हें लिख दिया आर्की बैक्टीरिया। तो ऐसे करके इन्होंने 6 किंगडम्स बना दिए। 6 किंगडम्स, 6 किंगडम। मुझे बताओ इनके 6 किंगडम में से यूकैरियोटिक किंगडम कितने हैं? 4। ये 4 थे यूकैरिया यानी यूकैरियोटिक। इन्हें आर्की नाम दिया उन्होंने, इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया, ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। तो उन्होंने कहा कि मैं किंगडम को भी डिवाइड करूंगा, तो उन्होंने किंगडम से बड़ी यूनिट बनाई, डोमेन। कितने डोमेन्स में बांटा 6 किंगडम को? 3 डोमेन्स में। ये 3 डोमेन्स बनाए उन्होंने। इन दोनों में प्रोकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक। देखो एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज, तो जीनस बड़ा या स्पीशीज बड़ी यूनिट है? जीनस। एक फैमिली में बहुत सारे जीनस, तो कौन सी बड़ी है? फैमिली। एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम, तो कौन बड़ा है? किंगडम। और एक डोमेन में कई सारे किंगडम, तो एक्चुअली हाईएस्ट क्या हो गई? डोमेन। तो इन्होंने ऐसा किया था, लिख लीजिए। आर्की एंड यू बैक्टीरिया, ऐसे। ये 6 किंगडम को इन्होंने 3 डोमेन्स में बांटा है। देखिए यहां कैसे लिखा है, 3 डोमेन सिस्टम दिया था इन्होंने। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में बांट दिया, आर्की एंड यू बैक्टीरिया। और बाकी जो यूकैरियोटिक किंगडम है चारों, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उनको 3rd डोमेन में डाल दिया जिसका नाम उन्होंने यूकैरिया लिख दिया। ये बिलीव करते थे कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं और उस कॉमन एंसेस्टर को इन्होंने नाम दिया प्रोजीनॉट। क्या नाम दिया?
प्रो मतलब पुराना, सबसे पहला। जी नॉट मतलब जेनेसिस, जिससे सब बने हैं। लिखिए, ही बिलीव्ड, कौन है ये ही? कार्ल वूज। ही बिलीव्ड, ये 1990 की बात है जिसको लिखना हो, 1990। आपको एक ही ईयर आना चाहिए, 1969 अभी तक, जो एनसीईआरटी में दिया है आर.एच. विटेकर वाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ही बिलीव्ड, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, ऑल डोमेन्स इवॉल्व्ड फ्रॉम, सारे डोमेन्स इवॉल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं, फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर प्रोजीनॉट। ये पूछते हैं, कॉमन एंसेस्टर प्रोजीनॉट। और वाकई में ऐसा हुआ था। जब पृथ्वी बनी थी तो सबसे पहले वायरसेस जैसा कुछ बना था, फिर पहला सेल प्रोकैरियोटिक आया था, फिर उसमें बदलाव आए तो पहला यूकैरियोटिक सेल बना, फिर करते करते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे करके विकास हुआ, जो हम 12th क्लास के एवोल्यूशन चैप्टर में समझते हैं। चलिए, हो गया। यहां पे हमने जनरल बात कर ली, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। पूरी दुनिया में आज भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मेन माना जाता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हमारे लिए भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी थ्योरी सबको पढ़नी है। अब हम सारे किंगडम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए लोएस्ट किंगडम की, जिसका नाम है, क्या लिखूं, आर्की या मोनेरा? पूरी दुनिया 5 किंगडम मानती है, किंगडम मोनेरा। लिखिए, किंगडम मोनेरा। जैसी मैं किंगडम मोनेरा बोलती हूं, क्या बात है जो आपके दिमाग में क्लियर आ जाएगी? ऑल प्रोकैरियोट्स। देखो, प्रोकैरियोट्स के साथ यूनिसेलुलर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर होता ही नहीं है। ऑल प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। क्या ये सत्य है? भाई, इसमें तो साइनोबैक्टीरिया भी आता है, माइकोप्लाज्मा भी आता है, आर्की बैक्टीरिया भी आता है, ये उन सबको मिला के कह रहे हैं। बैक्टीरिया कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, सोल मेंबर्स। आपको क्या लगता है पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या मिलते होंगे? यही बैक्टीरिया। ऐसा कहते हैं कि इसको भी मैं ऐसा करूं ना, हाथ लगाऊं और इसको स्लाइड पे रख दूं और माइक्रोवेव ओवन कर दूं और वो बैक्टीरिया की कॉलोनी बना दूं, तो एक हाथ में ही मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आ जाएंगे। सो मोस्ट अबंडेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट अबंडेंट, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया पर्टिकुलर जगह मिलेगा या आपको लगता है सब जगह होंगे? सब जगह। लिखिए, अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एनसीईआरटी की लाइंस हैं सारी, अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी भर मिट्टी में कई सैकड़ों बैक्टीरिया हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। सबसे छोटे होंगे या बड़े? सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट। क्या लगता है आपको, सबसे सिंपल है या सबसे कॉम्प्लिकेटेड है? सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा किंगडम आया? प्रोकैरियोट। यस, फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ अर्थ। ये सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट और फर्स्ट इनहैबिटेंट एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। जो येलो से है वो सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, सिर्फ ये 2 एनसीईआरटी में नहीं दिए। क्या ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं? हाँ, आर्की वाले रह सकते हैं। लिखिए, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जहां हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन पॉसिबल है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है खौलता हुआ पानी, हॉट स्प्रिंग्स। डेजर्ट, खतरनाक गर्मी, स्नो, बर्फ ही बर्फ। ओशियंस, महासागर के डीप में। ये चारों वर्ड रटे होने चाहिए, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। देखो याद करने का तरीका, गर्म हो गया ये खौलता हुआ, ये बर्फ हो गई ठंडी। डेजर्ट में पानी नहीं होता और ओशियन में पानी ही पानी है। याद रखने का तरीका, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, वहां भी प्रोकैरियोट्स मिलते हैं।
आप कहीं भी घूमने जाएंगे किसी भी टूरिस्ट जगह पर, आपको प्रोकैरियोट, आपको लेस का पैकेट और आपको मैगी, 3 चीजें जरूर मिलेंगी। चलिए अब मेनी ऑफ देम, नेक्स्ट पॉइंट, मेनी ऑफ देम, बैक्टीरिया से हमें कोई बीमारियां होती हैं क्या? जैसे कोई एक बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कॉलेरा, यस, डिप्थीरिया, लेप्रेसी, ये सब बैक्टीरिया से होती हैं। तो कई सारे बैक्टीरिया हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं और बीमारियां करते हैं, यानी वो किस कैटेगरी में आएंगे? कमेंसल, सिम्बायोन्ट्स या पैरासाइट्स? पैरासाइट्स लिखिए। मेनी ऑफ देम लिव इन, या तो अंदर रहते हैं शरीर में या ऊपर रहते हैं, और ऑन। Many of them live in or on other organisms as parasite. जैसी पैरासाइट बोलते हैं आपको समझ आना चाहिए बैक्टीरिया का फायदा और होस्ट का नुकसान, प्लस माइनस। बीमारियां करेंगे, बिल्कुल टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है संचिता, टेटनस भी बिल्कुल दीपाली बैक्टीरिया से होता है। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। और जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी, तो हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ये मैं बिल्कुल दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। कितने लोगों को याद है? मैं पूछूंगी नहीं क्वेश्चन, पर मैंने पढ़ाया ये याद है। आपको याद है ग्लाइकोकैलिक्स था, कैप्सूल या स्लाइम लेयर, फिर उसके अंदर सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पूरे को अपन ने कहा था सेल कोट, फिर सेल एनवेलप, फिर उसके बाद मीजोजोम्स पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, अपन ने न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल को कहा था, साइटोप्लाज्म था, 70S के राइबोसोम्स थे, पिलई और फिम्बरी थे जो किसमें हेल्प करते थे? अटैचमेंट में, लोकोमोशन में नहीं करते थे, क्लियरली पढ़ाया था, अटैचमेंट में करते हैं। अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला था, उसको पढ़ा था। इसके अलावा स्टोरेज बॉडीज थी जिनमें फॉस्फेट जमा था, उन्हें कहते थे वॉल्यूटिन, जिनमें प्रोटीन था उन्हें साइनोफेसियन, बाकी ग्लाइकोजन वगैरह के भी ग्रैन्यूल्स थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमने पढ़े थे। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था प्लाज्मिड भी मिल सकता है, याद है? प्लाज्मिड कंपलसरी नहीं था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉलर जेनेटिक मटेरियल डीएनए था जो स्पेशल प्रॉपर्टी देता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बहुत बुरी बात है, जिसको याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है। इसके फ्लैजिला में भी 3 पार्ट्स पढ़े थे, किसी को याद है? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसका फ्लैजिला किस प्रोटीन का बना था? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना था। कैसा मूवमेंट करता था? पूरा 360 डिग्री का मूवमेंट करता था। उसको मैं यहाँ दोबारा नहीं पढ़ा रही हूं, बट उसको आपको पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम्स स्टेनिंग, ग्राम्स स्टेनिंग। आपने सुना होगा ये पॉइंट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की एनसीईआरटी में है, लिख लेना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये पॉइंट मिलेगा आपको। बैक्टीरिया यहां नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ग्राम स्टेन, स्टेन मतलब एक डाई है, अगर उसको डालने से कलर आया तो पॉजिटिव और नहीं आया तो नेगेटिव, पर ये गलत है। ग्राम स्टेन डालने पे दोनों में कलर आता है। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताते हैं ये मैं आपको सिखा रही हूं, समझिएगा। देखो समझो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है ये सब डिटेल्स, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की हल्की सी बात करी गई है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में जहां पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल दिया है वो आज आपको रीड करना है। मैंने कहा था ये लाइंस अभी आपको समझ नहीं आएंगी, मैं बाद में पढ़ाऊंगी। देखो होता क्या है, समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो अपन ने एक वाटर ड्रॉपलेट ली, कोई भी गंदा सा पानी लिया, ड्रॉपर में एक स्लाइड ली, एक ड्रॉप डाल दिया, उस एक ड्रॉप में कई बैक्टीरिया होंगे, कुछ ग्राम पॉजिटिव होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे, हमें नहीं पता। फिर नीचे ऐसे आग लगा दी, ठीक है, आग लगा देते हैं तो ये फिक्स हो गई स्लाइड, इसे बोलते हैं फिक्सेशन, यानी स्लाइड को मैंने फिक्स कर दिया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है,
माइक्रोस्कोप में बस बहुत सारे बैक्टीरिया दिख सकते हैं, पर कलर वलर अभी किसी में कुछ नहीं है। अब मैंने ग्राम स्टेन डाला, ये एक डाई आती है ग्राम स्टेन, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर, जिन्होंने टेक्निक दी थी। इसमें एक्चुअली क्रिस्टल वॉयलेट नाम की डाई होती है। जैसे ही मैं इसे डालूंगी सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाते हैं, सारे, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। मैं अंतर कर सकती हूं अभी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव? नहीं कर सकती। अब इसमें आयोडीन डाला जाता है, एक्चुअली पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, इसका काम होता है कि ये जो डाई इन बैक्टीरिया के अंदर गई है इसे फिक्स कर दे, तो अभी भी जो पर्पल है वो पर्पल और हो जाता है, और पर्पल हो गया। इसीलिए ये जो आयोडीन डाली जाती है इसे फिक्सेंट कहा जाता है, ये और अच्छे से फिक्स कर देती है डाई को, फिक्सेंट या मॉर्डेंट कहते हैं। क्या मैं अभी भी पहचान सकती हूं कि कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव? नहीं। इसके बाद डाला जाता है एसीटोन या इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। यहां मेन खेल होता है। जैसे ही हम इसे डालते हैं, ग्राम नेगेटिव वाले का कलर उड़ जाता है और ग्राम पॉजिटिव वाला अभी भी पर्पल रहता है। यानी इसने इसे कलरलेस बना दिया, इसे डी कलराइजिंग एजेंट कहते हैं। इस स्टेप पे जाकर मुझे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं होता कि ग्राम स्टेन डाला, कलर आया तो पॉजिटिव, कलर नहीं आया तो नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। ग्राम स्टेन डालने पर तो सारे ही पर्पल होते हैं, आयोडीन डालने पे और अच्छे से पर्पल फिक्स हो जाता है, फिर एसीटोन डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है और ये पर्पल का पर्पल रहता है। फिर इस पे हम डालते हैं, हम एक और बार क्रॉस चेक करते हैं, तो हम सैफ्रनिन डालते हैं, ये भी एक डाई है। सैफ्रनिन डालने पे ये तो पर्पल जो है वो पर्पल ही रहेगा, ये वापस से पिंक हो जाता है। यानी मैंने इसे दोबारा स्टेन करा, इसे बोलते हैं काउंटर स्टेनिंग विद सैफ्रनिन करते हैं। तो ऐसे ये कंफर्म होता है। तो इस स्टेप पे आके कंफर्म होता है डी कलराइजिंग एजेंट से, और ग्राउंड काउंटर स्टेन से भी हम और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हाँ ये ग्राम नेगेटिव है। आयोडीन इसलिए डाला था ताकि हम इसको और अच्छे से फिक्स कर दें। मतलब इसके पहले डाल देते तो फिक्स किसको करता हो? कोई चीज डालोगे, स्टेन डालोगे, उसी को तो फिक्स करवाना है और गहराई में डाल के। तो अगर अपन इसको पहले डालेंगे तो फिक्स किसको करेगा ये? ठीक है, तो इस तरह से हम पता करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको, अभी आप इतना नोट डाउन करिए। क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड, दिस वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। कौन से हार्मफुल हैं, कौन से पैथोजेनिक हैं, किन से ज्यादा बीमारियां होती है, वो सारी बातें अगली क्लास में करेंगे। बनाइए इस चार्ट को। चलो, तो अपन ने लिख लिया कि शुरू में दोनों कलरलेस हैं, ग्राम्स डालने पे दोनों पर्पल हुए, आयोडीन डालने पे वो पर्पल पर्पल बना रहा, डीकलराइजिंग एजेंट डालने पे जिसने कलर छोड़ा उसे नेगेटिव कहते हैं, जिसमें कलर बना रहा वो पॉजिटिव होता है, और काउंटर स्टेल डालने पे जिसमें कलर बना है, मतलब ये तो पूरा पर्पल पर्पल ही है, ये पिंक हो जाता है, मतलब लाइट पर्पल पिंक हो जाता है। अब क्यों होता है ऐसा, क्या डिफरेंस है पॉजिटिव नेगेटिव में, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने बेसिकली अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन फूड क्लोथिंग शेल्टर से शुरुआत करी, फिर पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाय फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल की बात की, फिर 2 किंगडम बाय लीनियस, 3 किंगडम अर्नस्ट हैकेल, 4 किंगडम कोपलैंड एंड 5 किंगडम बाय R.H. विटिकर एंड 6 किंगडम बाय कार्ल वूस की बात की। और हमने किंगडम मोनेरा को शुरू करा, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर, फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ अर्थ, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो रहते हैं, उनको स्टार्ट करा। आज आपकी ड्यूटी है कि आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को रिवाइज करना। एक चार्ट जो मैंने होमवर्क दिया है वो बनाना है, और ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इस स्टोरी को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।